It can be very overwhelming when it comes to writing an essay, and specifically when you're targeting to score anywhere around 130 to 140 in your UPSC essay exam. Because हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, हमने खूब सारा कंटेंट पढ़ा होता है अपनी यूपीएससी की जर्नी में। काफी हमारे में से ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कि अपना दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, और उनके माइंड में तो और भी बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू एसे राइटिंग। लेकिन उस कंटेंट को कैसे हम प्लेस करें, अपनी एक्साइटमेंट को, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके कैसे हम एक अच्छा एसे लिखें, वो एक कला है। और वो कला, मैं बार बार कहता हूं कि वो कला प्रैक्टिस से ही डेवलप होती है। मेरा ये छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको मैं ये बता सकूं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आते हैं, मेल्स आते हैं कि सर कंपोनेंट्स क्या होते हैं ऑफ राइटिंग अ गुड एसे, कि कंपोनेंट्स ऑफ गुड एसे राइटिंग, जरा उसके बारे बताएं। तो काफी मौका मिला कि बच्चों के साथ फोन पे कनेक्ट हुए। काफी हमारे बच्चे हैं जो कि एसे का कोर्स भी लेते हैं और काफी फायदा भी उठा रहे हैं उससे। तो ये वीडियो जेनरिक इंफॉर्मेशन के लिए, आप सबके लिए मैं यहां पे बनाना चाहता था, ताकि आपको बहुत क्विकली बता सकूं कि ऐसे 8 कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच आर कंपोनेंट्स फॉर राइटिंग अ गुड एसे। इन 8 पॉइंट्स को, इन 8 पॉइंट्स को जरूर इनकॉर्पोरेट करना यदि आप एसे की प्रैक्टिस करते हैं या जब भी आप एसे लिखेंगे। पहली बात तो, हमने वहां पे क्रांतिकारी बनके, रेवोल्यूशनरी बनके एसे नहीं लिखना है। आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, जरा ब्यूरोक्रेट की तरह सोचें। आपके व्यूज में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। यदि आपके व्यूज में संतुलन नहीं है तो वो बात सही नहीं होगी, बिकॉज यूपीएससी इज लुकिंग फॉर बैलेंस। कोई भी आप पॉइंट लिखते हैं, अगर आप वहां पे सोचेंगे कि आप रवीश कुमार बन के या कोई क्रांतिकारी पॉलिटिशियन बन के उसको लिखेंगे कि समाज में सब कुछ बुरा हो रहा है, करप्शन हो रही है, चोरी हो रही है, सब चोर है, सब मिले हुए हैं, इस तरह की बातें यदि आप लिखेंगे तो वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं फेच करेगी। देन आपको अपनी टोन को मॉडरेट रखना है। मतलब मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा कोई कोटेशन पूछा जाता है कि वॉर इज एन एसेंशियल थिंग रिक्वायर्ड फॉर पीस, तो आप कहो कि हाँ जी, हमको आज ही न्यूक्लियर वॉर लड़नी चाहिए पाकिस्तान के साथ, आज ही हम पाकिस्तान को तबाह कर दें, आज हम चाइना को तबाह कर दें, हम चाइना को क्यों नहीं मार सकते हैं, चाइना को न्यूक्लियर वेपन से क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नहीं, यू हैव टू बी वेरी मॉडरेट, यू हैव टू बी वेरी सटल, बट यू डोंट हैव टू बी एक्सट्रीम इन योर टोन। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, एक्सट्रीम नहीं होना है, बैलेंस्ड व्यूज के साथ लिखने हैं। यू हैव टू सी द ब्राइटर साइड ऑफ एवरीथिंग, इवन इफ यू कांट थिंक ऑफ द ब्राइटर साइड। Ultimately, I'll be very frank and very practical with you. As a bureaucrat, you will be expected to defend the policies of the government, even if public उन पॉलिसीज को बहुत क्रिटिसाइज करे, मीडिया चैनल्स उन पॉलिसीज को बहुत क्रिटिसाइज करे, लेकिन आपको पता है कि आप एक पॉलिसी मेकर हैं और कुछ ना कुछ सोच समझ के ही नेताओं ने और ब्यूरोक्रेट्स ने पॉलिसी बनाई होगी, और अगर आपका काम वो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है तो आपको वो पॉलिसी को डिफेंड भी करना होगा। तो प्रोज एंड कॉन्स हर एक चीज के हमेशा हमको पता रहे, वो अच्छी बात होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, जितने डायमेंशंस अपने एसे में लेके आएंगे उतना ही बेहतर है। अगर आपने, इफ यू आर वांटिंग टू राइट एन ऑसम एसे, प्लीज हैव मोर डायमेंशन इन योर एसे। तो वो डायमेंशन हिस्टोरिकल भी हो सकती है, वो डायमेंशन पॉलिटिकल भी हो सकती है, वो डायमेंशन ज्योग्राफिकल भी हो सकती है, वो डायमेंशन एथिकल भी हो सकती है, सोशियोलॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल डायमेंशन हो सकती है, इकोनॉमिक डायमेंशन हो सकती है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव आप डाल सकते हैं, एंड ऑन एंड ऑन। या फिर अगर आपको लगता है कि डायमेंशंस आप ज्यादा नहीं डाल पा रहे हैं, ट्राई टू यूज, अगर फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पूछे जाते हैं, लेट्स से कोई फिलोसॉफिकल टॉपिक है, लेट्स से कोई कोट है, वो कोट कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है, लेकिन आपको उस कोट से रेलेवेंट एग्जांपल्स महात्मा गांधी में भी दिखते हैं, उस कोट से रेलेवेंट एग्जांपल्स मार्टिन लूथर किंग में भी दिखते हैं या नेल्सन मंडेला में भी दिखते हैं, बिकॉज इन सब पर्सनालिटीज को आप एज इट इज एथिक्स के लिए तो प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे। तो आपने ये सोचना है कि कितने और एग्जाम्पल्स मैं अपने एसे में डाल सकता हूं अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। और जब लैंग्वेज की बात आती है तो बच्चे कहते हैं कि सर क्या हमको बहुत हाई फाई इंग्लिश लिखनी है, क्या हमको बहुत हाई एंड वर्ड्स लिखने हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप द हिंदू पढ़ते हैं, दुनिया जहान का कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में बातें जो लिखी जाती हैं वो ऐसी होती हैं कि जो रिलेटेबल हो, जिनको आप समझ सकें। तो व्हाई डू यू थिंक कि एग्जामिनर आपको ज्यादा मार्क्स देगा अगर आप बहुत हाई फाई लैंग्वेज या रोजी वर्ड्स यूज करेंगे?
कीप इट एज सिंपल, लैंग्वेज ऐसी रखें, वर्ड्स ऐसा रखें जो कि रिलेटेबल लगे, जो कि एग्जामिनर को पढ़ने में मजा भी आए और एग्जामिनर को पढ़ने में भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना लगे। देन वेरी इंपॉर्टेंटली आपने अपने एसे में कोहेरेंस बना के रखना है। तो मैंने एक बात इस एग्जाम्पल से एक स्टूडेंट को मैंने बताया भी था कि आप दिल्ली से आगरा जाना चाहते हैं और बीच रास्ते आप सोचे कि नहीं मैंने आगरा नहीं, मैंने लखनऊ जाना है, और आप गाड़ी लखनऊ की तरफ घुमा लेते हैं और बीच सड़क में जाके आपको लखनऊ जाते जाते लगता है कि नहीं मुझे मेरठ जाना है, फिर आप गाड़ी मेरठ को घुमा लेते हैं और उसके बाद इतने सारे चक्कर काट के देन आप रियलाइज करते हैं कि नहीं मैंने तो आगरा ही जाना है। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, आपका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या था, लेकिन आप कहां से घूमते घूमते अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे गए, ये काम नहीं करना है। मेंटेन कोहेरेंस, यानी कि जब आपने अपने एसे की फाउंडेशन शुरू कर ली है, जब आपने अपने एसे को एक जबरदस्त इंट्रोडक्शन दे दी है, तो इट डजंट मेक सेंस कि आप अपनी इंट्रोडक्शन से या आप उस एसेंस से भटके जिस एसेंस को आप सपोर्ट करना चाहते हैं। एसे में कोहेरेंस बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप डिफरेंट डायमेंशंस एसे में लेके आते हैं, एक बात को याद रखें, यानी कि मान लीजिए कि आपने इंट्रोडक्शन में, लेट्स से आपने इंट्रोडक्शन में कोई स्टोरी नरेट करी, या लेट्स से आपने इंट्रोडक्शन में कोई फिक्शनल एग्जांपल दिया, एक बात को आप यहां पे समझें कि जो आपने अपना पैराग्राफ शुरू करना है, लेट्स से कि आप उस कोट से प्रति कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस करना चाहते हैं ना, इस बात का आप ख्याल रखें कि जब तक आप पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को जो कि इस कोट से रेलेवेंट है, जब तक उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर देते हैं, तब तक अगले डायमेंशन के टुवर्ड्स प्लीज मूव ना करें। देन जब पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव खत्म होता है, देन आप अगले पर्सपेक्टिव पे जाए, यानी कि आप सोशल पर्सपेक्टिव की बात करना चाहते हैं। अगर आप किसी एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो कोट का जो एसेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो गांधी जी की जिंदगी से भी जुड़ता है, गांधी जी की जिंदगी से भी रेलेवेंट होता है, तो आप पहले वो एग्जाम्पल गांधी जी का दें, उसके बाद आप किसी और पर्सनालिटी के टुवर्ड्स हैं। यानी कि जब तक आप एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर डायमेंशन खत्म नहीं कर देते हैं, तब तक आप अगले डायमेंशन पे मत जाएं, जब तक आपको पूरा सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं लगता। देन वेरी इंपॉर्टेंटली दोस्तों, इंट्रोडक्शन। देखिए, मेक इट और ब्रेक इट, इंट्रोडक्शन ही है। देखिए, एग्जामिनर को आपका नाम नहीं पता, एग्जामिनर को ये नहीं पता कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट, इसने क्लास 10 में 100 आउट ऑफ 100 इंग्लिश में लिए थे, उसको ये नहीं पता कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। एग्जामिनर को नहीं पता कि आप कॉलेज में और स्कूल में बहुत डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे। एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। एग्जामिनर को ये पता है कि मेरे सामने एक रोल नंबर है और वहां पे कुछ चीज लिखी गई है। आपकी जो इंट्रोडक्शन है, या तो वो आपके एसे को बना देगी या आपको बिल्कुल ही आपका काम खत्म कर देगी, सत्यानाश कर देगी। फ्रैंकली बता रहा हूं। आप देखिए ना कि आप कोई सीरीज देखते हैं हॉटस्टार पे, अमेजॉन प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे, आप शुरू के 15-20 मिनट में इस बात का फैसला कर लेते हैं कि वो मैंने आगे देखना है कि नहीं देखना है। अब मैं अपने एग्जांपल से बताता हूं, तो मैं पीछे गुलाब एंड गन्स देख रहा था नेटफ्लिक्स पे। मुझे शुरू के 15-20 मिनट थोड़े बोरिंग लगे, एंगेजिंग नहीं लगे, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि यार तुम तो कह रहे थे ये सीरीज बहुत अच्छी है। उसने कहा कि नहीं यार, पहले एपिसोड में आपको थोड़ा लगेगा, बाद में देखना कि बहुत मजा आएगा आपको देखने में। अब मुझे नहीं पता कि आपने गुलाब एंड गन्स देखा कि नहीं देखा, लेकिन हाँ, बाद में जरूर मुझे मजा आया। लेकिन वो क्यों आया? बिकॉज मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि नहीं यार, उसको कंटिन्यू करना। क्या आपको लगता है कि एग्जामिनर को वहां पे कोई कहने के लिए होगा, अरे नहीं, इस रोल नंबर का जो आप ऐसे पढ़ रहे हो ना, इसको आगे पढ़ो, आगे बहुत अच्छा टर्न आएगा, आगे बहुत अच्छा ट्विस्ट आएगा? नहीं, एग्जामिनर के पास वो मौका नहीं है, एग्जामिनर के पास कोई रेफरेंस नहीं है। उसने आपका ऐसे पढ़ना है। यदि इंट्रोडक्शन में वो खुश नहीं होगा, तो आगे जाके भी उम्मीद मत करना आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इंट्रोडक्शन कैसे करनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग एक और वीडियो मैं अगले हफ्ता जरूर बनाऊंगा, अगले सप्ताह, अगले संडे को एक और वीडियो मैं जरूर निकालूंगा, जहां पे आपको बता सकूं कि इंट्रोडक्शन के लिए कैसे आप अपने ऐसे को शुरू कर सकते हैं। देन 7th पॉइंट है सेल योरसेल्फ। आप एक एडवोकेट हैं, आप सोचिए कि आप एक वकील हैं, एक एडवोकेट हैं, और आप अपने क्लाइंट को जब डिफेंड करते हैं वकालत में जाके, तो एडवोकेट अपने सबसे बेस्ट से बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड करता है, बिकॉज उसके लिए केवल क्लाइंट को जिताना नहीं इंपॉर्टेंट, उसके लिए ये केस जीतना भी उतना इंपॉर्टेंट है। अगर एक एडवोकेट केसेस जीतता रहेगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। उसी तरह से ऐसे में आप अपने आप को सेल कर रहे हैं, आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को सेल योरसेल्फ इन अ वे कि आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं बहुत ज्यादा बनावटी या बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल ना लगे। बहुत डेस्परेटली भी सेल नहीं करना होता अपने आप को, इस करके ऐसा ना लगे ऐसे में क्या बहुत डेस्परेटली चीजों को लिख रहे हैं, कोई सिर पैर नहीं और आप उसको लिख ही जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। बट सेल योरसेल्फ इन अ वेरी सटल वे, इन अ स्मार्ट वे, जहां पे जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, they are supportive of the stand which you have taken in your essay।
और जहां तक स्टैंड की बात आती है ना, तो जरूरी नहीं है कि अगर कोटेशन कहा गया है कि वॉर इज वेरी एसेंशियल टू मेंटेन पीस, फॉर एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू अग्री विद दैट कोटेशन। ठीक है, अगर वहां पे कहा गया है कि हाइड्रो पावर पोटेंशियल या हाइड्रो एनर्जी इज द फ्यूचर फॉर इंडिया, तो अब उसके इकोलॉजिकल कंसर्न्स भी आते हैं। अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात करें, उसके इकोलॉजिकल कंसर्न्स भी आते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की बात आती है तो उसके भी काफी इकोलॉजिकल कंसर्न्स आते हैं, हैजर्डस डिकेज होते हैं, रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं। तो जो भी आपको कोटेशन पूछा गया है या जो भी बात का आप आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं, यह सोच समझ के कीजिए कि आपने ज्यादा डेस्परेटली नहीं कहना, और ना ही आपने ज्यादा ओवरसेल करना है, और ना ही ज्यादा आपने एक्सट्रीम में जाना है। लास्ट में फ्रेंड्स इज कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन। यूपीएससी इज लुकिंग नॉट फॉर प्रॉब्लम क्रिएटर्स, वी हैव इनफ प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी। UPSC is looking for solution makers. At the end of the day, it is expected that for the next 30-35 years of your career, you will be providing solutions to the government of India. So you have to put forward a conclusion in your essay which is very constructive, which is very solution oriented. It should not be pessimistic. It should always be a very optimistic ending. Remember one thing, nobody likes pessimistic people. UPSC is expecting you all to be bright candidates, to be bright civil servants, and UPSC is expecting that you all should come forward with constructive solutions, with optimistic solutions. So friends, ये कुछ बातें थी जिसका आपने खास ख्याल रखना है ऐसे राइटिंग में। और दोस्तों, एक और आपको इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं, यदि आपको लगता है कि आप स्ट्रगल करते हैं ऐसे राइटिंग में, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे 250 मार्क्स का पेपर है। नाउ एज गुड एज GS1, GS2, GS3, GS4, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, 250 मार्क्स का है। बहुत सारे बच्चे अपने रैंक को इंप्रूव करते हैं ऐसे राइटिंग के जरिए। कुछ हद तक जीएस के पेपर्स में सबके मार्क्स एक जैसे आते हैं। ऑप्शनल में एक बच्चे को पता होता है कि मेरा स्ट्रेंथ कितना है, कितना नहीं है। लेकिन ऐसे राइटिंग एक ऐसा पेपर है जो कि अगेन आपके रैंक को बहुत ड्रामेटिकली ऊपर या नीचे लेके जा सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे राइटिंग में आप स्ट्रगल करते हैं और इसके लिए आप कोचिंग की तलाश में हैं, सो दोस्तों मेरे द्वारा, मेरा नाम है कुबेर, वीडियो को शुरू हुए को खैर 12 मिनट हो गए, लेकिन अपना नाम मैं बता रहा हूं, कुबेर मेरा नाम है, और मैं स्लीपी क्लासेस में एसए का मेंटरशिप प्रोग्राम रन करता हूं। बहुत बच्चे फिलोसफिकल ऐसे राइटिंग का फेयर ओवरकम कर पाए हैं हमारे इस प्रोग्राम के कारण, क्योंकि आजकल फिलोसफिकल ऐसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपको यही कहूंगा कि यदि आप इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। वैसे एक प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे दिखेगी ऐसे राइटिंग के लिए, जहां पे मैंने एक पूरा हफ्ता, 1 फुल वीक यूट्यूब पे डिस्कस किया था कि कैसे हम ऐसे राइटिंग को अप्रोच करें और एक अच्छा ऐसे कैसे लिखें। मेरा खुद का अनुभव बताऊं तो मैंने 2 बार से ज्यादा 140 प्लस मार्क्स अचीव करे थे यूपीएससी के ऐसे के एग्जाम में। आई हैव द ऑनर टू गिव इंटरव्यू ऑल्सो 2 टाइम्स इन यूपीएससी। तो अपने अनुभव को आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। यदि आप इच्छुक हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स के बारे और इन्फॉर्मेशन लीजिए। यदि आप, वैसे तो एक कूपन कोड है IAS टॉपर, जिसके चलते आपको 10% ऑफ मिलेगा। 2 तरह के कोर्सेज हैं, एक तो मेंटरशिप का कोर्स है और एक केवल कंटेंट ओनली का कोर्स है। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर अ मेंटरशिप कोर्स, बिकॉज मेंटरशिप कोर्स में आपको ज्यादा गाइडेंस मिलेगी, ज्यादा पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगी। कंटेंट ओनली कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDFs मिलेंगे, लेकिन वहां पे आपको पर्सनलाइज गाइडेंस नहीं मिलने वाली है। और दोस्तों, अगर आप एक कोड कुबेर लाइव का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर मिलेगा हमारे एसए के कोर्स में भी, और उसके अलावा कोई और कोर्स भी आप लेना चाहें उस पे भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर मिलेगा। सो दोस्तों, आपसे इजाजत लेता हूं, मिलेंगे हम बहुत जल्द और ऐसे वीडियोस के साथ। आप अपना ध्यान रखें एंड एंजॉय योर संडे। थैंक यू सो मच।